स्वागत है आपका पीटीए स्पेशल क्लास में। हम लोग टारगेट कर रहे हैं और आज से हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम। आमतौर पर जिसको आप लोग पॉलिटी कहते हैं वो सिर्फ पॉलिटी नहीं है, उसमें शामिल होता है गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, जितने भी जुडिशरी के जजमेंट्स होते हैं, वो जो भी राजनीतिक घटनाक्रम जो संसद में पास आउट होता है या उसके ऊपर चर्चा होती है, या फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उससे रिलेटेड जो पोस्ट हैं, डिस्प्यूट्स हैं या चर्चित प्रसंग हैं। अब पॉलिटी है तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस, राष्ट्रपति, राज्यपाल और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ये 6 से 7 टॉपिक हैं जहां से प्रत्येक वर्ष सवाल आते हैं। बट पिछले 1.5 साल के कवरेज जो भी हम लोगों ने चर्चा किया था उसके ऊपर आधारित हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें तो ये आपको इसी तरह पेपर्स क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, लेकिन फिलहाल पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक एक क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। लेकिन सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं पहले टॉपिक में। ये सारे टॉपिक को मैंने पहले होमवर्क किया है और होमवर्क करने के बाद इसी को क्वेश्चन और आंसर के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक्स में से। एक शब्द है पुनर्स्थापनात्मक न्याय। पिछले साल से लेके अब तक पिछले 1.5 सालों में चर्चित शब्दावलियों में से एक ये शब्दावली है। जो नए एक्ट बने हैं, खासकर 3 तरह के जो आईपीसी को चेंज करके बने हैं, उसमें इस शब्द की चर्चा हुई है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो पुनर्स्थापनात्मक न्याय है ये क्या है। ये बीएन में शामिल है। बीएन का मतलब जानते हैं क्या होता है? आइए, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस जिसको कहा जाए, वो एन छूट गया है, बीएनएस में शामिल है। ये चर्चा में क्यों है कि जो भी बीएनएस दंड विधान में बदलाव हुआ है उसकी चर्चा में है। ये भारत में लागू कब हुआ है? तो 1 जुलाई 2023 से लागू हुआ है। तो प्रश्न उठता है, हम तो 25 में है, 23 की बात अभी क्यों जाने? बट उसके पीछे जानना है कि पिछले साल के कुछ चर्चित मामलों में से ये मामला भी है। इसका संबंध है कि पंचायती राज व्यवस्था में जिस प्रकार की एक आपसी सुलह और समझौता होता है, जिस तरह गांव में आज भी पंचायत लगते हैं और किसी भी मामले को शॉर्ट आउट करने में बड़े बुजुर्गों को शामिल किया जाता है और उनकी बातों को मानना अनिवार्य होता है, ये उसी सिद्धांत पर काम करता है। भारतीय दंड संहिता में इस तरह की चीजें लागू करना अपने आप में अनोखा है। ठीक है, अब ये रिलेटेड है पंचायती राज के कौन से सुलह समझौता सिद्धांत से? ये रिलेटेड नहीं है संविधान के 73वें संशोधन से, ये रिलेटेड नहीं है 1992 के पंचायती राज के संवैधानिक प्रावधानों से, ये रिलेटेड नहीं है पंचायती राज से जुड़े हुए 29 विषय से। कहने का मतलब है कि ये शब्द चर्चे में है, बीएनएस में शामिल हुआ है, पंचायती राज के मॉडल पर है, लेकिन इसका पंचायती राज के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से डायरेक्ट लिंक नहीं है। ओके, अब इसी के ऊपर सवाल बनाया गया है कि न्यायिक संकल्पना में पुनर्स्थापनात्मक न्याय के संदर्भ में संबंधित कथन कौन से हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल है और आजकल कॉन्सेप्चुअल सवाल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वन लाइनर भी नहीं कर सकते हैं। उसी की व्याख्या दी गई है। भारतीय न्याय संहिता में न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो भारत की पारंपरिक पंचायत प्रणाली जैसे परंपराओं से मेल खाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह समझौते से विवाद को शॉर्ट आउट करना है। पहला स्टेटमेंट है, सही है। दूसरा, पुनर्स्थापनात्मक न्याय एक दृष्टिकोण है जिसमें सभी प्रभावित पक्षों को शामिल कर समझाने बुझाने करके मामला रफा दफा करने की यह एक उम्मीद है। अब इसी में दिया है कूट मिलाओ, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। उसी के अनुसार कूट है और वही बातें कही गई है क्या कि भारतीय न्याय संहिता 2 आपराधिक कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के साथ यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है और पूर्ववर्ती विधानों के बदलाव में इस संकल्पना के चर्चे व्यापक रूप से रहे। तो कहने का मतलब है कि जो हमने यहाँ पर ये चीजें सारी पढ़ी हैं वो इसी से है। दूसरा मुद्दा आइए डिस्कस करते हैं।
नकल रोक एक्ट के बारे में। नकल रोक एक्ट, एक चीज थोड़ा सा यहां पर और है, ये मुझे बताना था। तो जो प्रश्न में आ सकता है वो यही है, देख रहे हैं ये लागू कब से हुआ। तो डेट चेंज हो सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, किसी भी रूप में सवाल पूछ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे नकल रोक अधिनियम के ऊपर बात करते हैं। नकल की समस्या आप देख ही रहे हैं किस प्रकार गतिरोध है। इसी पिछले साल जो नीट की इतनी बड़ी मेरिट गई थी उससे भी चर्चे में रहा। तो इसी नकल को रोकने के लिए एक एक्ट बना है, 2024 में बना है, और इसका एम्बिशन नकल को रोकना है। इसमें कई तरह के प्रावधान हैं, मतलब जो लोग भी इसमें पाए गए उनमें सजा 3 से 5 वर्ष की हो सकती है और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अगर नकल संबंधी कोई मामले हो जाते हैं तो उसको रोकेगा कौन, सॉरी उसकी जांच कौन करेगा। इस एक्ट में विधिवत ये डिफाइन किया है, और अगर सरकार को लगता है कि इस मामले को हाईफाई किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन को रेफर किया जाना चाहिए तो सरकार एनआईए, सीबीआई या अन्य के पास यह मामला ट्रांसफर कर सकती है। तो कुल मिलाकर के मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक और सहायक पुलिस आयुक्त जैसे पोस्ट ही करेंगे, कोई अन्य दरोगा सरोगा इस तरह की नहीं करेंगे। तो इसी के ऊपर आपका यह प्रश्न आधारित है। क्या है, आगे देखते रहते हैं। परीक्षा में पेपर लीक व नकल रोकथाम से जुड़े सार्वजनिक परीक्षा साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 से निम्नलिखित प्रावधानों से विचार करें। अब एक तो ये भी पूछ सकता है कि नकल रोक अधिनियम कब से लागू हुआ, दूसरा कितने सजा का प्रावधान है, तीसरा कितने जुर्माने का प्रावधान है, चौथा कौन इसकी मामले की जांच करेगा। ले देखिए जो फैक्ट हैं वो इसी से हैं, और उसी से भी है 2024 के एक्ट में इसे इन रूपों में डिवाइड किया गया है। किसी भी अपराध की जांच नीचे का अधिकारी और इसके अंतर्गत अनुचित साधनों वगैरह वगैरह। अब इसी की एक्सप्लेनेशन की व्याख्या की गई है। पेपर लीक मामले में निर्णायक कानून है। 2024 के एक्ट के अनुसार ये अधिकारी, इसके नीचे के अधिकारी ही जांच करेंगे, कोई अन्य नहीं करेगा। मतलब इसके नीचे यही अधिकारी जांच करेंगे। एक्ट निरीक्षक के स्तर पर पुलिस उपाधीक्षक और सहायक पुलिस चिन्हित करती है, और केंद्र सरकार के पास भी पावर है कि वो अगर मामले की गंभीरता को समझते हैं तो वो मामले को रेफर कर सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। यह इंप्लीमेंट कब से हुआ, इसका एम्बिशन क्या है, मामले की जांच कौन करेगा, और सजा का प्रावधान ऐसे है। ऐसे ही चीजों को नोट करिए ताकि आपकी हर चीज क्लियर हो जाए और कोई भी प्रश्न इससे जो जुड़ा हुआ आए आप इसको शॉर्ट आउट कर सके। आगे देखिए, अगला प्रश्न जो है ये पैन योजना से संबंधित है। पैन योजना लागू हुई है, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन 2.0 ये योजना शामिल हुई है और उसी से जुड़ा हुआ कथन है। बट थोड़ा सा फिर हम आते हैं यहाँ पर और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं उस पर डिस्कस करते हैं। पैन 2 योजना क्या है। भारत सरकार कई बार अपनी पुरानी योजनाओं को नए सिरे से इंट्रोड्यूस करती है, रीइंट्रोड्यूस, या फिर गवर्नेंस के मामले में रिफॉर्म करती है। तो जिस प्रकार काला धन बढ़ रहा है, जिस प्रकार टैक्स की चोरी हो रही है, उससे पैन को नए सिरे से उसको ई गवर्नेंस चीजों से जोड़ी गई है, उसको पेपरलेस करना और भी कई तरह की चीजें। तो आपकी यह एक बाध्यता हो जाती है कि आप पैन और पैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को तो याद रखें ही, दूसरा पैन 2.0 में गवर्नमेंट ने क्या किया है इसको भी ध्यान रखें। वही चीजें मैंने यहां लिखी है। पैन 2.0 ये कब पास आउट हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है, इसके क्या डायरेक्शन दिए गए हैं, और उसी से जुड़ा हुआ भारत में पैन कब से क्या हुआ। तो आइए इसको पढ़ते हैं। ये 2024 में पास आउट हुआ है और इसका एम्बिशन कागज रहित प्रक्रिया करना है, सहज और सरल तरीके से लागू करना है। ध्यान रखिएगा
इसका एम्बिशन किसी भ्रष्टाचार पे रोक नहीं है, किसी एनुअल इनकम को मेंशन नहीं करना है, कोई अन्य और जरूरी चीजें शामिल नहीं है, बस पैन बनाने की प्रक्रिया को सहज और सरल तरीके से किया है ताकि और ज्यादा ई गवर्नेंस जैसे सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जा सके। अब नए कार्ड बनवाने हैं, नहीं बनवाने हैं, या बनवाने हैं, जैसे हम लोगों का जो पहले जिनके कार्ड बने रहते हैं उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। ऑप्शन में यही रहेगा कि जितने पुराने लोगों के पास पैन कार्ड है उनको कैंसिल करके नया पैन कार्ड लागू किया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी के ऊपर इसी तरह के ऑप्शन बन सकते हैं कि क्या कंपलसरी है या नहीं है। दूसरी बात, जो पैन से जुड़ी हुई चीजें हैं, पैन 1.0 लागू कब से हुआ है? तो पैन 1972 से लागू हुआ है। 1961 के 39 129 ए एक्ट, आईटी एक्ट के तहत, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 129 ए के तहत पैन लागू हुआ। कब? 1972 से। और 1976 में हर इनकम टैक्स पे के लिए पैन कंपलसरी कर दिया। तो आपने क्या सीखा? पैन किस एक्ट के तहत बना है, पैन कब लागू हुआ, पैन कब से कंपलसरी हो गया। एक तो ये, तो प्रश्न में इन्हीं के स्टेटमेंट को उलटफेर कर देंगे। दूसरा, पैन में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो 10 डिजिट होते हैं। अब पैन में क्या क्या होता है? तो पैन में नाम होता है, पैन में उस व्यक्ति की पहचान होती है, और पैन में जो टैक्स देते हैं उनका क्लासिफिकेशन या श्रेणी होती है। 10 अक्षर होते हैं, 5 अक्षर ए से जेड के बीच में होंगे, 4 अंक 0 से 9 के बीच में होंगे, और लास्ट वाला भी एक अक्षर ए से जेड के बीच में होगा। ध्यान रखिएगा, एक बार पीसीएस में प्रश्न आ चुका है कि पैन से क्या पता नहीं लगता। तो पैन से व्यक्ति का एड्रेस पता नहीं लगता, पैन से व्यक्ति का नाम पता लग जाता है। दूसरा, पैन से पर्टिकुलरली इनकम टैक्स दिए हुए एक नंबर पता लगते हैं, और पैन से व्यक्ति किस प्रकार के इनकम टैक्स देने वाले श्रेणी में है वो पता लगता है। तो अब उसी से जानना है कि पैन से क्या पता लगता है? नाम, पहचान और श्रेणी। पता, जो एड्रेस है वो पता नहीं लगता, और इतने अक्षर होते हैं। कुछ अन्य और भी चीजें हैं। पैन में 1 से 5 अंक क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पैन है यहां पर, तो ये क्या कहता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो शुरुआत के 5 अंक है ना, जो ए से जेड वाले होंगे, ये नेम और स्टेटस पता लगता है। नेम मतलब आपका नाम, जैसे मेरा नाम ओमकार नाथ है, तो मेरे किसी डिजिट का एक नाम होगा जो इसमें शामिल होगा। और मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं, तो या तो मैं बिजनेस फर्म चलाता हूं या मैं प्राइवेट पर्सन हूं, और भी कई तरह की चीजें हैं, तो वो पता लगेगी। ये जो डिजिट होगा ना, 4 डिजिट जो है, ये इनकम टैक्स के द्वारा दिया जाता है, और ये एफ वाला जो है, ये सत्यापन या फर्जीफिकेशन की जांच करता है। कहने का मतलब 1 से 5 अंक उपनाम, सरनेम इसमें शामिल होते हैं। इसी में कंपनी का फर्म या संस्था भी शामिल होते हैं। पता इसमें मेंशन नहीं होता। एड्रेस क्या है, नहीं है। 6 से 9 जो अंक होते हैं, ये मतलब 6 से 9 डिजिट के जो अंक होंगे, आपका जो भी हो 0 से 9 के अंक तक, ये इनकम टैक्स द्वारा दिया जाता है, और लास्ट जो डिजिट है वो सत्यापन से होता है। तो प्रश्न क्या बनते हैं? 1 से 5 अंकों से क्या पता लगता है, 6 से 9 अंकों से क्या पता लगता है, और पैन का 10वां नंबर क्या कहता है? ये नंबर है। तो याद रहेगा आपको। तो आपको जानना है कि पैन 2.0 एक पेपरलेस करने का प्रोसेस है। दूसरा, इसमें पैन जिसको इशू हो चुका है उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तीसरा, पैन भारत में कब लागू हुआ, किस एक्ट के तहत बना, कब लागू हुआ, कब कंपलसरी हुआ, पैन से क्या पता लगता है, पैन के 10 डिजिट क्या बताते हैं, और इन 10 डिजिट्स में से पहले से 5 डिजिट से क्या पता लगता है, छठे से 9वें डिजिट से क्या पता लगता है, और 10वें डिजिट से क्या पता लगता है। हालांकि सवाल बहुत इजी आए हुए हैं कि पैन कार्ड से क्या पता नहीं लगता अथवा क्या पता लगता है, लेकिन अब आप पैन 2.0 से जो रिलेटेड कोर्स है, जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने हैं। अब पैन के बारे में आप सब कुछ जान लिए। वही है 2024 में प्रस्तुत पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य कागज रहित प्रक्रिया के साथ करदाता पंजीकरण को सरल और मॉडर्न बनाना है। सही है। पैन कार्ड धारकों को
पैन 2 पॉइंट प्रणाली के तहत पैन कार्ड के लिए आवेदन करना आवश्यक है, कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, पैन 2.0 सुरक्षा और सेवा प्रबंधन के लिए ग्लोबल इंडिकेटर उपायों को करता है, जैसे ये बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है कथन 1 और 3 सही है, कथन 2 गलत है। अब उसके बारे में ये डिटेल चीजें हैं। तो इसी तरह चीजों को जानना है कि ये पर्टिकुलरली कोई अगर योजना अनाउंस होती है तो वो क्या है, कैसे है, किस तरह है और किस तरह इंप्लीमेंट हुई है। अगला प्रश्न जो जुड़ा हुआ है वो न्यायिक अधिकार और न्यायालय की भूमिका। पिछले साल के चर्चित मामलों में से एक बड़ा सेंसिटिव चर्चित मामला है, न्यायिक अधिकारों से सुनवाई हुई है। न्यायिक अधिकारों को लेकर के कई तरह के मामलों की सुनवाई हुई, जैसे आम आदमी की न्याय तक पहुंच होनी चाहिए, आम आदमी को न्याय का अधिकार होना चाहिए, आम आदमी को न्याय क्यों मिलना चाहिए, न्याय का अधिकार क्या मूल अधिकार है या फिर डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, स्टेट्स मतलब राज्य आम आदमी को न्याय प्रदान करने के लिए कौन से उपाय करते हैं, न्यायालय की न्याय प्रदान करने में क्या भूमिका है, और एक पर्टिकुलरली किसी कोर्ट के डिसीजन में यह बोला गया कि न्याय पाना व्यक्ति के मूल अधिकारों में शामिल है। ये सारी घटनाएं पिछले साल चर्चित में रही। और इसी में एक मामला और है, सुब्रतो रॉय सहारा का मामला, जिसमें कोर्ट ने खुल के जजमेंट दिया कि मिस्टर रॉय आप बेवजह के मामलों को उलझा रहे हैं, चिपका रहे हैं। 2014 से यह मामला फिर सुना गया। 2016 में एक मामला आया, अनीता कुशवाहा पुष्पसूदन मामला, और 2018 में स्वप्निल त्रिपाठी। ये 3 मुद्दे हुए हैं जिनके बारे में जानना है। आइए हम इनके बारे में जानते हैं और इनसे रिलेटेड जो सवाल है वो यही है। कुछ ये तीनों मामलों को मिलान करना है, पहला सवाल, इसका एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी में न्याय तक पहुंच का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, उससे जुड़े हुए कथन है। फिर उसके अतिरिक्त अगला सवाल है, संविधान में न्याय के पहुंच तक संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के क्या है, कैसे हैं, किस तरह हैं, उसके बारे में। तो अब इन सभी चीजों के बारे में जानने के पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि इस साल पीटी में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो सबसे पहले अनीता कुशवाहा और पुष्पसूदन मामला, ये 2016 में सुना गया है और इसमें यह जजमेंट दिया गया कि आर्टिकल 14 से 21 का जो ये मामला है यह मूल अधिकार है, न्याय की पहुंच और न्याय मिलना चाहिए, यह फंडामेंटल राइट्स है। अर्थात इस एक्ट में ही या इस वाद में ही आम आदमी के न्याय की अधिकार की चर्चा हुई और न्याय का अधिकार मूल अधिकार घोषित किया गया। दूसरा देखिए, सुब्रत राय सहारा और भारत, 2014 से मामला है। सुब्रतो राय सहारा मर गए, क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इनका उत्थान हुआ था। लखनऊ में भारत है सहारा, हम है सहारा अभियान चला। मुझे आज भी याद है 2005 या 6 में इनके बेटों की शादी हुई थी, तो शीर्षक निकला था सदी की शादी, और उसी में लॉर्ड स्वराज पाल, बिल क्लिंटन, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, भारत के किस प्रसिद्ध हस्ती ने वहां भागीदारी नहीं की, इसलिए चर्चा का विषय बना। फर्जीवाड़ा के शिकार पाड़े गए लाखों निवेशकों का पैसा हड़प के किस प्रकार कनाडा भाग गए, मर गए, उनके बच्चे भी नहीं आए। लेकिन बच्चे न आने के पीछे मूल कारण था जो जेल में बंद थे, फर्जीवाड़े को सामने आने से रोकना। और भी कई चीजें हैं। सुब्रतो रॉय सहारा में कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई आप फर्जी मुकदमेबाजी बंद करें, न्यायालय पर बोझ बढ़ता है और यही बोझ है जिससे आम आदमी को न्याय का अधिकार नहीं मिलता। तो सुब्रतो रॉय सहारा का भी मामला इसी से जुड़ा हुआ है। और तीसरा मामला है स्वप्निल त्रिपाठी का, जो अदालत की सुनवाई के बारे में है कि इसको लाइव स्ट्रीमिंग की इजाजत दी गई ताकि लोग भी देख सके कि किस प्रकार की सुनवाई हो रही है। तो ये 3 मामले काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी है, न्याय तक पहुंच। देखिए अब यहां से भी सवाल बनेगा पक्का, सभी नागरिकों को हो, ये कहां चर्चे में है। तो सबसे बड़ी बात, यह आर्टिकल 14 से 21 से जुड़ा है, यह मूल अधिकार है और अनीता कुशवाहा मामले में पुष्टि भी हुई है। याद रखिएगा,
आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो रीट की शक्ति प्रदान करता है, उससे भी न्याय की पहुंच होती है, लेकिन वो डायरेक्ट इनसे नहीं जुड़ा है। सभी नागरिकों को यह अधिकार है, लेकिन कुछ विशेष मामले में स्टेट्स को यह पावर है कि वह इसको रोक सकता है, जब मामला नेशनल सिक्योरिटी का हो, जब मामला गोपनीयता का हो, जब मामला देश हित का हो। तो ये उससे जुड़ा है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी है कि न्याय की पहुंच मूल अधिकार में है, आर्टिकल 21 से जुड़ा है। फिर वही अनीता कुशवाहा मामला, फिर उसी तरह न्याय की पहुंच डीपीएस में भी है, अर्थात संविधान का आर्टिकल 39A भारत के नागरिकों को निःशुल्क न्यायिक सुविधा प्रदान करने की बात करता है। न्याय की पहुंच में न्यायालय की भूमिका यह है कि आर्टिकल 226 के माध्यम से हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है किसी भी नागरिक को न्याय दिलाने के संदर्भ में। इसी तरह न्याय की पहुंच संविधान में व्याख्या कहां की गई है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ प्रोविजन है, एक्सप्लेन नहीं हुआ है, और प्रस्तावना में सिर्फ न्याय की चर्चा है, चाहे वो सामाजिक न्याय हो या आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो, इसकी व्याख्या नहीं की गई। तो ध्यान रखिएगा जो सवाल बनते हैं वो इसी से हैं कि ये मूल अधिकार है तो किससे जुड़ा है, दूसरा यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है तो किससे जुड़ा है, तीसरा न्यायालय की भूमिका है तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत क्या करता है, चौथा क्या संविधान में वर्णित है तो कहां है और किस रूप में है। तो वर्णित है, व्याख्यायित नहीं है, प्रस्तावना में मेंशन है, जस्टिस बस उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो अब ये चीजें याद रखनी है। फिर आपको याद रखना है कि न्याय तक पहुंच कब बाधित हो सकती है, किससे जुड़ा है, मूल अधिकार है, और किस एक्ट में या किस वाद में इसकी पुष्टि हुई है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत क्या है, संविधान की आत्मा इसको कैसे कहा जाता है। और फिर ये 3 ऐसे जजमेंट, पहले जजमेंट में कहा गया है कि आम आदमी को न्याय का अधिकार है, दूसरे जजमेंट में कहा गया है कि सुब्रतो रॉय सहारा जैसे मामलों में फर्जी जो मुकदमे डाले जाते हैं वो नहीं होना चाहिए, और तीसरे स्वप्निल त्रिपाठी में कहा गया है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो ताकि लोग इन चीजों को समझ सके। अब इन्हीं के ऊपर जो सवाल बने हैं वो सवाल कुछ ऐसे ही है, ये तीनों का मिलान करने को दिया है और उसकी व्याख्या की गई है। अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पसूदन मामला, तो इसमें आपको बताना इसका एक जुड़ाव इससे है। दूसरा सुब्रत रॉय सहारा भारत संघ का मामला, तो बोझ डालने वाली चीजों को रोके, और स्वप्निल त्रिपाठी सर्वोच्च न्यायालय, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, इसी की यहां पर व्याख्या दी गई है। अगला सवाल इससे है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के तहत न्याय तक पहुंच का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, और उससे जुड़े हुए कथन है कि न्यायालय ने माना है कि देश की न्यायिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई निरर्थक पीआईएल दायर किया जा रहा है, उस पर जुर्माना लगाया जाए। तो जो लोग पीआईएल दायर कर रहे हैं उसी की सुनवाई कंपलसरी हो जाती है, इससे न्यायपालिका का काम खींच जा रहा है और ट्रेडिशनल जो जजमेंट का काम है या न्याय प्रदान का वो बाधित हो रहा है। तो इस पे ऊपर है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्येक नागरिक को न्याय तक पहुंच के अधिकार की गारंटी दी गई है। तीसरा है न्यायालय के निर्णय का तात्पर्य साधारणतः यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में न्याय तक पहुंच को सीमित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सुनवाई के संदर्भ में न्याय के पहुंच के मामले में अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पसूदन मामले में स्थापित करने के निर्णय को खारिज कर दिया गया, खारिज नहीं किया गया है, पुष्टि की गई है। ठीक है, यही बातें यहां पर एक्सप्लेन की गई है। वक्तव्य में 2-4 गलत है, शेष सही है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों की गारंटी देता है, न्याय तक के पहुंच के मामले के व्यापक अधिकार की नहीं। पिछले वर्ष की सुनवाई में अनीता कुशवाहा मामले को खारिज नहीं किया गया, पुष्टि की गई। तो यहां पर फिर जो हमने यहां आपको बताया है क्या अनीता कुशवाहा मामले में पुष्टि की गई है। तो अब जो सवाल बनेंगे वो इन्हीं से जोड़ के बनेंगे। अगले सवाल को देखिए, भारत के संविधान में न्याय तक पहुंच से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सबके लिए न्याय की चर्चा है। अब वही बात है, संविधान के अनुच्छेद 39 का राज्य के सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए
निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें न्याय तक पहुंच का अधिकार शामिल है। और 226 उच्च न्यायालय संविधान के मुख्य पृष्ठ माने गए संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से न्याय तक पहुंच को मूलभूत उद्देश्य के रूप में उल्लेखित किया गया नहीं किया गया। संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ न्याय की चर्चा, ये कथन गलत है। रीट जारी करता है हाई कोर्ट, ये सही है। मूल अधिकार 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, इसके बारे में भी, और संविधान का अनुच्छेद इसके 39 के उसी की व्याख्या यहां पर की गई है। 1, 2 और 3 सही है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। तो याद रहेगा, इसमें जो चीजें हमने बताई हैं वो यही है। सभी नागरिक बाधित कब हो सकते हैं, किससे जुड़ा है, मूल अधिकार है। अनीता कुशवाहा आर्टिकल 32 वो रीट जारी करने का है, वो आम आदमी के न्याय दिलाने से संबंधित डायरेक्ट नहीं है। वो न्याय दिलाने का साधन है, लेकिन न्याय तक पहुंच प्रदान करने का वो अकेला साधन नहीं है। अगले फिर क्वेश्चंस के ऊपर देखिए, 7वें नंबर का प्रश्न। हाँ, मिशन कर्मयोगी से जुड़ा हुआ है। क्या है मिशन कर्मयोगी? स्टेटमेंट उसी से जुड़ा हुआ है, यह भी गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मामला है। भारत में लोक सेवकों के लिए एक प्लान बनाया गया। क्या बनाया गया, आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। हाँ, ये तो हो ही गया, मूल अधिकार में है, डीपीएस में है। हाँ, आगे मिशन कर्मयोगी क्या है? 20 सितंबर सन 2020 को इसको इंप्लीमेंट किया गया था। भारत के जितने भी आईएएस और पीसीएस हैं उनको और अच्छा बनाने के लिए, उनके वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी एक्टिवनेस को और अच्छे तरीके से लागू करने के लिए इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो सन 2020 में इसे प्रारंभ किया गया। इसका लक्ष्य सिविल सेवा क्षमता निर्माण है। ध्यान रखिएगा शब्दों के ऊपर। ये आज हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि सन 2024 में क्षमता निर्माण आयोग बनाया गया। क्या नहीं बनाया गया है? क्षमता निर्माण आयोग। तो जाहिर सी बात है, जब आयोग बनाया गया है तो इस आयोग को शक्ति भी दी गई होगी। इस आयोग को लोक सेवा आयोग की तरह कुछ अधिकार और उद्देश्य भी दिए गए होंगे। इसी के ऊपर सवाल बनेगा, क्या है 2024 में जो लक्ष्य दिया गया है वो है सरकारी विभाग में प्रशिक्षण को बढ़ाना या सुधारना। इतनी सारी चीजें हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्षमता निर्माण आयोग में इस संस्था की जो प्रकृति है वो निकाय है, वो सलाहकारी है, और इसका एम लोक सेवकों के कार्यकुशलता में वृद्धि करना। जानना क्या है कि एक तो मिशन कर्मयोगी किससे रिलेटेड है? मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों के काम को बेहतर तरीके से करने से है। कब बना? 2020 में। 2024 में क्या हुआ? इससे रिलेटेड एक आयोग बना। आयोग किस प्रकार का है? तो यह सलाहकारी है। इसको कुछ राइट्स नहीं है, जिस तरह के राइट्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग को है। और इस आयोग का उद्देश्य क्या है? तो वही क्षमता निर्माण। अब इसी से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं किसी रूप में कि जो ये आयोग बना है, क्या यह अन्य आयोग की तरह संवैधानिक, वैधानिक वगैरह वगैरह है? क्या इसके कुछ अधिकार, कर्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं? इसी को लेकर के सवाल बनेगा। और सवाल क्या बनेगा? तो ये है। अब देखिए, लोक सेवकों से जुड़े कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के संबंध से जुड़े कथनों पर विचार करें। क्या विचार करें? देश में एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म मिशन कर्मयोगी के लिए लॉन्च पैड के रूप में काम करता है, जो सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण यात्रा में मार्गदर्शन करता है। आगे, मिशन कर्मयोगी से जुड़ा क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना 2024 में की गई, जिसमें क्षमता निर्माण पहलू को देखरेख के लिए कार्यकारी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्राप्त होगी। देखिए, ऑटोनॉमी दी जाएगी, राइट्स की बात हो रही है, तो मैंने पहले कहा कि उसको राइट्स नहीं दिए गए। तीसरा, मिशन के तहत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण मानकों को सुसंगत बनाने के लिए सीबीसी द्वारा सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक विकसित किए गए थे। अब इन्हीं की व्याख्या की गई है। क्या कि सिर्फ दूसरा कथन
सही है, ये और ये गलत है। माफ करें, विकल्प में दिए गए कथनों में से 1 और 3 सही है। क्षमता निर्माण आयोग 2021 में स्थापित, 2024 में नहीं, कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्तता के साथ एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभाग में प्रशिक्षण को मानकीकृत करके बढ़ाना है। मिशन कर्मयोगी को 2020 में प्रारंभ किया गया। यह मिशन सिविल क्षमता निर्माण हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अब देखिए, यहीं से सारी चीजें हैं क्या कि एक तो इसे कब बनाया गया, थोड़ा यहां 2021 2024 ऑप्शन कई बार गलत दे दिए जाते हैं। तो अब आपकी फिर जिम्मेदारी होगी क्या वापस यहां आए कि मिशन कर्मयोगी से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के फिर आपको एक बार याद दिलाएं। क्या याद रहेगा? ऐसा ही लिख करके कट करिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। और जो उत्तर की बात है यहां पे, ठीक है, 2024। तो कई बार उत्तर में 1-2 ऑप्शन सही रहते हैं, तीसरा नहीं रहता है। तो जो नियरेस्ट होता है वो यही है कि दूसरा ऑप्शन सही है, पहला और चौथा गलत है। वही सारी बातें कही गई है। एक बार फिर पढ़िए, विकल्प में दिए गए कथनों में से कथन 1, 3 सही है, क्षमता निर्माण आयोग वगैरह वगैरह है, वही सारी बातें कही गई हैं। आइए, जो सबसे सेंसिटिव सवालों में से है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से जुड़ा हुआ है। क्या है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूं। भारत में जमीन अधिग्रहण से जुड़े हुए मामले हैं और इसी जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ मामला लंबे समय से चर्चे के केंद्र में रहा। 2017 मोदी गवर्नमेंट में जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर के कानून बनाया गया और बहुत उसकी आलोचना हुई। उसकी आलोचना में यह कहा गया कि कांग्रेस के टाइम में जो कानून बना था उसके तहत मुआवजे की रकम, मुआवजे के टर्म कंडीशन सब कुछ क्लियर थे। इसमें वो सारी चीजें क्लियर नहीं है। अब उसी से रिलेटेड कई सारे मामले हैं कि किसी की प्रॉपर्टी को जब गवर्नमेंट टेक ओवर करती है तो उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरह हैं और वो कैसे लागू होते हैं, इन्हीं के ऊपर है। तो सबसे पहले उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम जान लेते हैं। संपत्ति का अधिकार सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है और उसको मैंने यहां थोड़ा सा होमवर्क किया है। क्या है होमवर्क, आप देख सकते हैं। या एक, भारत में सबसे पुराना जो कानून है, ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया है, वो है 1894 का कानून कि अगर स्टेट चाहे तो किसी की भी जमीन को ले सकता है। ध्यान रखिएगा, 1894 का कानून। उसी तरह वन कानून बना और कोई भी फॉरेस्ट है उसको स्टेट टेक ओवर कर सकता था। कांतारा फिल्म में भी दिखाया है। तो 1894 के कानून को 2013 के एक्ट के माध्यम से बदला गया। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस गवर्नमेंट के कुछ अच्छे कार्यों में एक अच्छा कार्य है और 1 जनवरी 2014 से यह एक्टिव हुआ। कहने का मतलब है कि सरकार अगर किसी की जमीन को टेक ओवर करेगी तो उसके कुछ निश्चित रूल्स रेगुलेशंस होंगे और उसी के तहत टेक ओवर होगा। ठीक है, अब इसी के तहत जो नया कानून 2014 में लागू हुआ और 2013 में बना, उसके तहत मुआवजा कंपलसरी किया गया। मुआवजा लिख दिया, मुआवजा कंपलसरी किया गया है और यह भी कहा गया है कि कोई जमीन अगर टेक ओवर होता है तो यह देखा जाएगा कि उसका सामाजिक प्रभाव क्या है। कहने का मतलब है कि 2014 में जो कानून लागू हुआ वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में लागू हुआ। अब इसी के तहत भारत के संविधान में बहुत मशहूर है क्या, केशवानंद भारती का जजमेंट। प्रॉपर्टी को लेकर के केरल से यह मामला उठा और किस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ, आपको ये बात पता भी होगा। अब उसी में है क्या कि संपत्ति के अधिकार, जो पहले मूल अधिकार था उसमें कुछ चेंज किया गया और 42वें संशोधन के तहत कुछ हुआ, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार को
खत्म कर दिया गया और इसे एक मामूली अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300A में डाला गया। अब यह मूल अधिकार नहीं है, यह कानूनी अधिकार है, इसको कानूनी संरक्षण मिलेगा। यह दर्जनों बार एग्जाम में आ चुका है और 44वें संशोधन के तहत इसे मूल अधिकार सूची से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। ये तो जानते ही होंगे। बट ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कानून बनाया गया वो है एमिनेंट डोमेन सिद्धांत। राजभूमि का अधिग्रहण कर सकता है बिना मुआवजे के 1894। कहने का मतलब है कि जो जमीन अधिग्रहित की जाती है उससे जुड़े हुए 5 चीजें पढ़नी है, यहां 4 ही में। एक, सबसे पहले इस कानून को किसने बनाया? तो ब्रिटिशर्स ने बनाया। दूसरा, इस कानून को लागू करने में किस प्रकार की समस्या आई? तो मूल अधिकार था, इसे एक मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बदला गया। किस एक्ट संशोधन के तहत बदला गया और मूल अधिकार से इसको उठा के कहां पटका गया? फिर उसके बाद 2013 में जो कानून बना वो भूमि अधिग्रहण के बारे में क्या कहता है, वो चीजें। और एक चीज और पढ़ना है कि मोदी सरकार ने जो 2017 में कानून बनाया वो क्या है। तो कुल मिलाकर के देखें कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े हुए मामले में सबसे पहले है 1894 का ब्रिटिशर्स का कानून। दूसरा है संविधान के मूल अधिकार। तीसरा है इन मूल अधिकारों में जो केशवानंद भारती से विवाद हुआ। चौथा है कि इस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को उठा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। पांचवा है कि संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार न हो करके कानूनी अधिकार है जो इस आर्टिकल में है। छठा है कि पहली बार 1894 के कानून को बदला गया और 2013 के कानून के तहत जो 14 में लागू हुआ मुआवजे का प्रावधान किया गया। और सातवां है 2017 में मोदी सरकार ने कुछ इसमें चेंज किया। मैं मोदी सरकार वाले प्लान को छोड़ रहा हूं। कारण क्या है कि जो चर्चित मामले हैं उन चर्चित मामलों में इन्हीं 4 मुद्दों की चर्चा हुई है बार बार। तो सवाल कभी भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा वाद संपत्ति के अधिकार से नहीं जुड़ा या है, इनमें से कौन सा वाद जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इनमें से कौन सा वाद संपत्ति के मामले की सही व्याख्या करता है, इनमें से कौन सा वाद जमीन अधिग्रहण में उचित मुआवजे की चर्चा करता है। तो अगर जमीन अधिग्रहण, संपत्ति का हस्तांतरण और मुआवजा की बात आए तो आप 300 में और 44वें संशोधन में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन सही उत्तर होगा भूमि अधिग्रहण मुआवजा कानून। तो यही सारी चीजें हैं। आइए अब इसको प्रश्न के रूप में डिस्कस करते हैं। क्या संवैधानिक प्रावधानों का उनके संगत विवरणों से मिलान करें। तो अनुच्छेद 300A क्या कहता है कि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत क्या कहता है कि राज्य किसी की जमीन को कब्जा सकता है, ब्रिटिशर्स का कानून। और भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार 2013 है जो कहता है सामाजिक प्रभाव का आकलन करना जरूरी है। और संविधान का 44वां संशोधन इसे मूल अधिकारों से एक कानूनी अधिकार में परिवर्तित करता है, उसी से जुड़ा हुआ है। उम्मीद है आपको यह याद हो गया होगा कि अगर किसी के भी प्रॉपर्टी को लिया जाता है तो उससे जुड़े हुए ब्रिटिशर्स के कानून से लेकर के अब तक के कानून ये हैं और उनके तहत ये प्रावधान किए गए। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए। वही क्या है तो एमिनेंट डोमेन सिद्धांत, फिर संविधान के मूल अधिकार, फिर मूल अधिकारों में परिवर्तन, फिर केशवानंद भारती का मामला, फिर 44वां संशोधन, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बदलना, 300A में डालना, फिर उसके बाद से वही मुआवजा के प्रावधानों के तहत 2013 में कानून बना, 2014 से इंप्लीमेंट करना और फिर मोदी सरकार के कार्यकाल में 2017 में भूमि अधिग्रहण कानून को नए सिरे से लागू करना। तो अगले टेस्ट पेपर में इससे रिलेटेड सारी चीजें हम एक डालेंगे और फिर उसको मोदी सरकार के टाइम पीरियड में 2017 के कानून से तुलना भी करेंगे। अगले सवाल को देखिए, एनपीएस वात्सल्य योजना से जुड़ा हुआ है। एनपीएस वात्सल्य योजना सामाजिक न्याय के तहत संचालित योजनाओं में यह एक योजना है जिसको लागू किया गया। कब लागू किया गया है? 18 सितंबर 2024 को। संविधान में यह वर्णित है कि समाज के जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके वेलफेयर के लिए
राज्य सरकार प्रयास करेगी। तो इसके लिए प्लान बना, दर्जनों प्लान बने हैं, तो पिछले साल जो प्लान बना उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इस प्लान को कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसके टारगेट प्रॉफिटेबल पर्सन, लाभान्वित समूह कौन कौन है, उनकी एज लिमिट क्या है, कितने रुपए वो खुद जमा करेंगे, उसकी लिमिट क्या है, साल भर में कितना जमा करना है, और यह पेंशन है या इसमें एक्सीडेंटल बीमा है या हेल्थ बीमा है, और भी कई बातें। तो एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, योजना को किस मंत्रालय ने बनाया है, इसका संबंध किससे है, इसकी उम्र सीमा क्या है या इसके प्रावधान क्या है। यही सवाल आपके पीटी में किसी भी रूप में आ सकता है, वन लाइनर में भी आ सकता है या फिर कंसेप्चुअल रूप में। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि कंसेप्चुअल चीजें थोड़ा सा डिटेल पढ़ें। एक बार जब डिस्कस कर लेंगे, जैसे अभी हमने जमीन अधिग्रहण के बारे में इतनी बातें डिस्कस की, वो आप 2 से 3 बार सुनेंगे, याद रहेगा। उसी तरह यहां भी डिस्कशन हो गया है तो याद रहेगा, और कोई भी इससे रिलेटेड अगर फैक्ट फिगर चीजें आती हैं तो आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। तो क्या है भाई एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है, तो ये पेंशन की योजना है। दूसरा 18 सितंबर 2024 को हुई है, ये बचत भी है और पेंशन भी है। इसमें नाबालिग बच्चे या बच्चियों का अकाउंट खोला जाएगा, साल में 1000 रुपए यहां डिपॉजिट करनी है, और इसे भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय इंप्लीमेंट कर रहा है। उम्र सीमा की कोई बाउंडेशंस नहीं है, नाबालिग की उम्र सीमा जानते हैं, और प्रोविजन यह एक प्रकार का पेंशन प्लान है। कहने का मतलब है हमारे समाज में आज भी 70% लोग रोज कमाने और खाने वाले हैं, और उनके कल्याण के लिए सरकार कई योजनाएं बनाती हैं ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो, उनको सामाजिक सुरक्षा मिल सके। अब इसके लिए बैंकों में अकाउंट खुलवाना है, उनको पेंशन की सुविधा देना है, उनको मेडिक्लेम या हेल्थ बीमा देना है, ठीक उसी तरह चोट वगैरह लग जाए उसके लिए अलग है, और भी कई तरह की चीजें हैं जैसे मुफ्त घर वगैरह वगैरह। हर साल एक सवाल पीटी में आता है उसी से जुड़ा हुआ। अब क्या है, नए बने सामाजिक न्याय से जुड़े प्रावधान के तहत नाबालिगों के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना हेतु वार्षिक न्यूनतम निवेश राशि कितनी है, तो आपको पता होनी चाहिए 1000 रुपए, याद रहेगा। अब उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है, चाहे तो पढ़ें चाहे तो स्किप कर दें, लेकिन पढ़ लें तो याद रहेगा। 18 सितंबर 2024 की घोषणा के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य एक अभिनव बचत सह पेंशन योजना है जो विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बनाई गई है, जिसे पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। सामाजिक न्याय से जुड़े इस कल्याणकारी योजना के तहत बने एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत बैंक अकाउंट खोलने के लिए 1000 रुपए की नीड होती है, जिसकी ऊपर कोई सीमा नहीं है। मिनिमम 1000 पर ईयर डिपॉजिट होना ही होना है, और उसके लिमिट एबव भी जा सकता है। इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो अब इस सारे इंफॉर्मेशन को मैंने यहां पर पहले ही लिख दिया था, एक बार फिर पढ़िए। योजना कब बना, दूसरा योजना किस मंत्रालय के द्वारा गया, तीसरा योजना का टारगेट कौन है, चौथा उम्र सीमा कितनी है, पांचवा यह योजना पेंशन और सेविंग स्कीम दोनों है, छठा मिनिमम अमाउंट कितना डिपॉजिट करना है, सातवां मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट है तो नहीं है, आठवां उम्र सीमा क्या है तो नाबालिग तक है, उम्र सीमा की कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, 1 से लेकर के नाबालिग तक का कोई भी लड़का या लड़की या लाभान्वित समूह इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं जो जानकारी होनी चाहिए, यही सारे वन लाइनर फैक्ट हैं जो आ सकते हैं। आगे देखिए 10वां और 11वां प्रश्न दिव्यांगों से आधारित है। सोशल जस्टिस की श्रृंखला कड़ी में दिव्यांग भी आते हैं। दिव्यांग जिसको पहले विकलांग कहा गया है, उसका नया नाम दिव्यांग है। इनके कल्याणकारी हितों की बात की जाती है तो संविधान में पहला जो बन सकता है, दिव्यांग समूह की चर्चा कहाँ की गई है, तो डीपीएस में की गई है, या फिर संविधान के किस पार्ट में दिव्यांगों के अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। दूसरा किस आर्टिकल में जुड़ा हुआ है या इनसे संबंधित आर्टिकल कौन है, तो आर्टिकल
41 जिसमें बात की गई है सामाजिक रूप से वंचित समूह जिसमें बेरोजगार हैं, ये हैं, उनके कल्याण किया जाएगा। तीसरा सवाल, दिव्यांगों के कल्याण के लिए कौन सा एक्ट बना? तो 2016 में एक्ट बना। इस एक्ट को RPWD के नाम से जाना जाता है और 2016 के एक्ट के तहत वेलफेयर प्लान बनाया गया और उसका अनाउंसमेंट भी किया गया। आगे 2016 के ही कानून के तहत दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में 4% का रिजर्व घोषित किया गया है और इसी के तहत इनके तहत कंपलसरी एजुकेशन की भी बात की गई है। कंपलसरी एजुकेशन की चर्चा एक्ट में है, शिक्षा के अधिकार में नहीं है और 6 से 14 साल के बच्चों के जगह पर 6 से 18 साल मेंशन हो सकता है। तो अब आप ये देखिए कि अगर सवाल बन सकते हैं तो कितने बनेंगे? 6 से 7 सवाल तो यही है। संविधान के किस भाग में दिव्यांगों की चर्चा है? पहला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दिव्यांगों के कल्याणार्थ जुड़ा है? दूसरा, तीसरा, दिव्यांगों के कल्याणार्थ एक्ट कब बना? डेट। दिव्यांगों के कल्याणार्थ कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई? दिव्यांगों के कल्याणार्थ अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें किया गया है? दिव्यांगों के कल्याणार्थ RTE राइट टू एजुकेशन क्या संबंधित है और दिव्यांगों की उम्र सीमा कितनी गई है? बस यही 4-5 चीजें जाननी है। मेंस में मैं बच्चों को कहता हूं बस यही 4 चीजें लिख लीजिए और 1-2 डाटा याद कर लीजिए कि भारत में दिव्यांग कितने हैं और दिव्यांगों की स्थिति क्या है। अब वो चाहे दिव्यांग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, सबको यहां फिट करिए और इसी चीज से जोड़ दीजिए कि सरकार क्या कर रही है, कौन सी योजना बनाई है, एम्बिशन क्या है, कितने लोग हैं, जनसंख्या में कितने हैं, इनसे जुड़ी हुई कौन सी समस्याएं चर्चित होती हैं। जैसे भारत का एक राज्य है जो बुजुर्गों के ख्याल रखना कंपलसरी कर दिया है, जिसने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं अगर उनका ख्याल उनके बच्चे नहीं रख सकते हैं तो उनको सजा का भी प्रावधान होगा। अब ये भी है। ठीक उसी तरह सोशल जस्टिस में ये सारे एस्पेक्ट शामिल होते हैं। इतनी चीजें याद रखिएगा। किससे जुड़ा है? DPS से। किस आर्टिकल से जुड़ा है? 41 से। 41 में क्या कहा गया है? सामाजिक रूप से वंचित समूह के बारे में। कब एक्ट बना? 2016 में। कितना आरक्षण दिया गया? 4%। एजुकेशन की बातें कहां की गई है? एक्ट में कही गई है। कितनी उम्र सीमा है? 6 से 18। बस इतना ही याद रखना है। अब सवाल क्या बनेगा? एक बार फिर आते हैं। 2016 के दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के तहत कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद मुख्य रूप से राज्य के विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में विकलांग व्यक्तियों की या दिव्यांग जनों के अधिकार से हैं? तो अनुच्छेद 41 क्या है? संविधान के राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अनुच्छेद 41 राज्यों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता के मामले में लोगों के लिए काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का निर्देश देता है। काम, शिक्षा और जीवन चलाने का अधिकार। आगे 2016 का ही एक्ट मुख्य रूप से अनुच्छेद 41 के अपने संवैधानिक समर्थन प्राप्त करता है। इसी के माध्यम से कई योजनाओं को लागू किया गया। तो क्लियर हो गया। DPS डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आर्टिकल 41 के ही बेस पर बना 2016 का एक्ट और इसी 2016 के एक्ट में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता जैसी बातें कही गई। आगे इसी से रिलेटेड है अगला। दो 2016 का एक्ट अधिनियम बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का आदेश देता है। दूसरा, एक्ट 6 से 18 वर्ष की आयु के बेंचमार्क विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। दोनों कथन सही है। नॉर्मल दिव्यांगों के कल्याण नीतियों में इसे देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है ना कि अभी तक जो हमने 10 क्वेश्चन ये डिस्कस किया, मैं एक बार में 1 घंटे में 10 क्वेश्चन ही करूंगा, उससे रिलेटेड नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन को याद रखना अपने आप में टफ काम है। 10 से ज्यादा 1 घंटे में प्रश्न डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 10 दिखते हैं लेकिन उससे रिलेटेड
प्रत्येक क्वेश्चन से 5-7 सवाल आते हैं, मतलब आप 1 घंटे में 40-50 सवाल तैयार करते हैं उसके रिलेटेड। तो मैंने पहले भी कहा है कि संविधान और राज व्यवस्था कहने को पॉलिटी है, बट उसके इतने पार्ट होते हैं। तो अभी फिलहाल हम गवर्नेंस के मुद्दे पर हैं, जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसी के तहत हमने पुनर्स्थापनात्मक न्याय की बात की। पुनर्स्थापनात्मक न्याय जो बीएनएस में इम्प्लीमेंट है, और यह लागू हुआ, कब से हुआ, किस तरह हुआ, किससे रिलेटेड है, क्या बदल सकता है, कैसे बदल सकता है, 2023-24 का क्या मामला है वो मैंने आपको बता दिया है। और यह पंचायती राज से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, ये सारी चीजें की। दूसरे में हमने बताया नकल रोकने के लिए कानून बना है। कानून कब बना, कैसे बना, किसके लिए बना, जांच कौन करेगा, मामले की गंभीरता पर ऊपर के स्तर पर जांच हो सकती है, सजा का क्या प्रावधान है और जुर्माने का क्या प्रावधान है। तीसरे क्वेश्चन में हमने पैन से रिलेटेड, जो मुझे सबसे अच्छा सवाल लगा वो यही लगा। बच्चे पूछते हैं सर कितना बेकार सवाल पूछ दिया, भारत में पैन कब लागू हुआ। नहीं, ऐसे सवाल नहीं, बेकार के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, वो कहीं बेकार का नहीं है। पैन से रिलेटेड जो सवाल है वो कुछ ऐसे ही है। पैन 2.0 से रिलेटेड जानिए कि गवर्नेंस से जुड़े हुए कुछ पहलू हैं, इस मामले को और अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल के कुछ रूल्स रेगुलेशन के तहत इंप्लीमेंट हुआ है और उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। पैन 1.0 कब हुआ, पैन कब लागू हुआ, कब एक्ट के तहत बना, कब कंपलसरी हुआ, पैन से क्या पता लगता है, और सबसे बड़ी बात पैन से जो जुड़े हुए 10 अक्षर हैं वो क्या कहते हैं, और पैन का नंबर किससे जुड़ा है और ये क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को जरूर याद रखिएगा कि शुरुआत के 5 अंक क्या कहते हैं, छठे से 9वां अंक जो है वो क्या बताता है, और 10वां अंक क्या बताता है। और पैन से किसी भी व्यक्ति का एड्रेस पता नहीं लगता, बाकी सब चीजें पता लग जाती हैं। फिर हमने न्यायिक अधिकार और न्यायालय की भूमिका की चर्चा की, और इसी के श्रृंखला कड़ी में पिछले साल कुछ चर्चित मुद्दों में से 3 मुद्दों की चर्चा की, जिसमें यह कहा गया है कि न्याय की पहुंच आम आदमी का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है। एक में कहा गया है कि न्यायालय के पास जो फर्जी मुकदमे हैं उससे आम इंसानों की न्याय की पहुंच बाधित होती है। और एक तीसरे जजमेंट में कहा गया है कि न्यायालय की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ताकि लोग न्याय के बारे में अच्छी तरह जान परख ले, समझ सके, वगैरह वगैरह। ये विकसित देशों में एक प्रणाली है कि जब भी मामले की सुनवाई होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी होती है और पब्लिक से ओपिनियन भी मांगा जाता है। लेकिन भारत में न्यायाधीश भगवान से कम नहीं है, माय लॉर्ड बोला जाता है उनको। अब उसकी नौटंकी तो आप देखे ही होंगे क्या है, कैसे है, और उसी से जुड़ा हुआ। फिर हम लोगों ने चर्चा की कि न्याय की पहुंच कहाँ है, कैसे है, किस तरह है, मतलब संविधान के किस आर्टिकल में है, मूल अधिकार है तो मूल अधिकार कैसे है, हाई कोर्ट की इसमें क्या भूमिका है, रीट की क्या भूमिका है, और किस मामले में न्याय की पहुंच को एक पुष्टि की गई या मूल अधिकार घोषित किया गया, और न्याय की पहुंच बैरियर के ऊपर बैरियर भी लग सकता है कब कब मुद्दों में। फिर हमने ये बताया न्याय की पहुंच मूल अधिकार है तो कहां वर्णित है, डीपीएस में वर्णित है तो कहां वर्णित है, हाई कोर्ट की भूमिका है तो कैसे है, और संविधान में कहां वर्णित है, कहां एक्सप्लेन किया गया है। तो याद रखिएगा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ओनली मेंशन इन प्रियम्बल। फिर हम लोगों ने बातचीत की कर्मयोगी के बारे में। क्षमता निर्माण आयोग 2024 नहीं है, 2021 है, याद रखिएगा। 2020 में बना, और ये एक सलाहकारी संस्था है, और इसके साथ साथ कुछ चीजें ऑटोनॉमी भी दी गई है, और इस तरह के बारे में सारी चीजें। शायद मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन शुरुआत में नहीं कर पाया, लेकिन ध्यान रखिएगा 2020 में बना है। आईएसपीसीएस के वर्किंग स्ट्रक्चर में रिफॉर्म के लिए, कार्यकुशल बनाने के लिए 2021 या 22 में क्षमता निर्माण आयोग बनाया गया, 24 नहीं है, ये याद रखिएगा। और इनको कुछ फाइनेंशियल और अन्य ऑटोनॉमी भी दी गई है, बट इनको कोई लीगली दर्जा नहीं दिया गया। पहली बार में थोड़ा एक्सप्लेनेशन में इधर उधर हो गया था। आगे देखिएगा प्रॉपर्टी राइट से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया, जब मर्जी हो कानून के तहत जमीन किसी की अधिग्रहित कर सकते थे, और उसी कानून को लगातार बनाया गया, चलाया गया, भारत सरकार चलाते रही। जमीन अधिग्रहण का मुद्दा 2010 से 2013 के बीच में बहुत ज्यादा रहा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में जो जमीनें अधिग्रहण की जाती थी उससे बहुत विवाद उपजने लगे। तब
कांग्रेस गवर्नमेंट ने की कुछ अच्छे कामों में से एक अच्छे काम है जमीन अधिग्रहण में मुआवजा जैसे शब्दों को मेंशन करना। 2013 में कानून बना, 1 जनवरी 2014 से इंप्लीमेंट हुआ। अब संपत्ति के कानून पहले मूल अधिकार था, बाद में यह एक कानूनी अधिकार बना। एक पर्टिकुलरली संविधान का संशोधन भी संबंधित है, केशवानंद का मामला भी है, ये वगैरह वगैरह। तो ये याद रखिएगा। 9वां था वात्सल्य योजना, कब बना, कैसे बना, किसके लिए बना, टारगेट प्रॉफिटेबल पर्सन कौन है, कितना मिनिमम अमाउंट मेंशन करना है, मिनिमम एज क्या है और किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसको रेगुलेट कौन सी बॉडी कर रही है। और 10वें और 11वें में वही दिव्यांग का अधिकार, डीपीएस राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा है, संविधान के आर्टिकल 41 से जुड़ा हुआ है और इसके तहत 2016 में एक्ट बना। एक्ट के तहत 4% आरक्षण की बात कही गई और उनमें कंपलसरी एजुकेशन से भी रिलेटेड बातें कहेगी। तो 10 सवाल, लगभग 10 क्या 10 11 10 सवाल हमने डिस्कस किए। उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरह किसी भी चीजों को जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से आएंगी। तो याद रखिएगा, बार बार 2-3 बार पढ़िए और ये जब आपको मैं सौंपूंगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं यहां सवाल बना है, जिस तरह आयोग में मिलेगा, तो इसी के ऊपर आप होमवर्क कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। जैसे आपके आयोग में आएगा, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको पीपीटी मोड में पढ़ा रहा हूं। अब पीपीटी मोड में मेरा पढ़ाने का तो मन होता नहीं है, मेरी अपनी एक शैली है, ये वाली शैली जो मुझे सबसे कंफर्टेबल लगती है। आपको पढ़ाने के पहले मैंने 1 घंटा खुद डिजिटल बोर्ड पे लिखा ताकि बोर्ड पे लिखने का समय व्यर्थ ना हो, ताकि 1 घंटे में मिनिमम 10 सवाल मैं आपसे डिस्कस करूं। और ये 10 सवाल नहीं है, 10 में से कम 50 सवाल आज हमने पीटी का कवर किया। तो एक बार आपने देख लिया, अब इसको दोबारा नहीं 4 बार आप देखेंगे और आप पर डे सिर्फ 1 घंटा इसको ध्यान से देखिएगा, आपके 30 से 40 सवाल पीटी के ऐसे ही हो जाएंगे। इसी के रफ्तार में या इसी स्टाइल में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। आज जो 10 क्वेश्चन किया है, अगली क्लास में इसके 10 अन्य और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।